हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जीडीपी के अकॉर्डिंगली, लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंगली, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मैं बोलूं डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली कौन सा पार्ट इंडिया का ज्यादा फेमस है या फिर ज्यादा डेवलप्ड है? तो आई थिंक आपका आंसर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला में से किसी एक सिटीज का हो सकता है। जैसे कि मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कॉल किया जाता है, यह मुंबई आपको इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने के लिए मिलती है। अहमदाबाद, सूरत, पुणे, नागपुर, ये सभी प्रोमिनेंट सिटीज एक्चुअल में इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ही आपको मौजूद देखने के लिए मिलेगी। अर्थात यदि मैं इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करूं कुछ इस प्रकार से, तो आप पाएंगे कि यह जो वेस्टर्न पार्ट है यह ज्यादा डेवलप्ड है कंपैरेटिवली इस ईस्टर्न पार्ट के। आखिर ऐसा हुआ क्यों? और यदि आज वर्तमान में हम यह सब देख रहे हैं तो क्या कालांतर से अर्थात प्राचीन समय से ऐसा ही था? आंसर इज नो। आप देखते हैं कि जितने भी प्रकार के साम्राज्य हुए, अर्थात चाहे वह यह साम्राज्य हो, मौर्य डायनेस्टी हो, मौर्य डायनेस्टी वही डायनेस्टी जिसने अपना साम्राज्य या फिर अपनी राजधानी स्थापित की थी पाटलिपुत्र में, अर्थात आज के पटना में। यह पटना आज जैसा हमें दिखाई दे रहा है ऐसा कतई नहीं था। यह पटना आज के दिल्ली और बॉम्बे जैसा प्रॉस्पिरियस एम्बियंस रहा करता था। और यदि हम यहां पर बात करें तो नॉट ओनली मौर्य डायनेस्टी बल्कि यहां पर जो चोला डायनेस्टी एक्चुअल में आपको दिखाई देती है, चाहे मैं चोला डायनेस्टी की बात करूं जिसका आगमन स्वयं ही कहां से हुआ था, तो एक्चुअल में दक्षिणी भारत से, तमिलनाडु वाले रीजन से। चाहे मैं बात करता हूं यहां पर नेक्स्ट डायनेस्टी की जिसका नाम है सुंगा डायनेस्टी, इसका पार्ट भी, इसका भी प्रोमिनेंट एरिया यदि आप देखते हैं तो ईस्टर्न में ही था। इसके पश्चात यदि मैं बात करता हूं पाला डायनेस्टी की, तो एक्चुअल में इसका भी प्रोमिनेंट एरिया आप देखेंगे कि ईस्टर्न पार्ट अर्थात पूर्वी भारत में ही था, पूर्वोत्तर भारत नहीं, पूर्वी भारत की मैं बात कर रहा हूं। यानी कि मैंने यहां पर इंडिया को दो पार्ट्स में सेपरेट किया है। अर्थात जब ये सभी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज, ये सभी एम्बियस डायनेस्टीज ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और अपनी राजधानी स्थापित की, तो ईस्टर्न पार्ट में ही, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही की। तो फिर किस प्रकार से यह वेस्टर्न इंडिया इससे आगे निकल गया, आज का यह पूरा डिस्कशन इस बात पर आधारित है। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQIAS के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यह पूरा वीडियो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके सोचने की क्षमता में विस्तार करेगा और साथ में आपके आंसर को इनहेंस करेगा, अर्थात आपकी जो आंसर राइटिंग है उसमें डायनेमिकता लाएगा। यानी कि इसको विस्तार से हम समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ईस्टर्न इंडिया पहले डेवलप था और यह डेवलपमेंट किस प्रकार से वेस्टर्न इंडिया में शिफ्ट हुआ, और आप आज वर्तमान में आप पाते हैं कि वेस्टर्न इंडिया कंपैरेटिवली ज्यादा आगे है, ज्यादा प्रॉस्पिरियस है, ज्यादा एक्टिविटीज आपको यहां पर देखने के लिए मिलती है और ज्यादा डेवलप ये देखने के लिए मिलता है वेस्टर्न इंडिया। और ईस्टर्न इंडिया डेवलपमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करता है। आखिर ऐसा हुआ कैसे? क्योंकि मैंने कई डायनेस्टीज का यहां पर नाम लिया और उन डायनेस्टीज के अकॉर्डिंगली हमने समझा कि एक्चुअल में कालांतर से तो ऐसा नहीं था। जैसे अब मैं प्रारंभ करता हूं, आज से लगभग 2350 वर्ष पहले हम चलते हैं और 2350 वर्ष पहले की बात, अर्थात मैं बात कर रहा हूं यहां पर लगभग 321 BCE अर्थात 321 ईसा पूर्व की यदि हम बात करें, तो इस समय जो मौर्य साम्राज्य था, ये मौर्य साम्राज्य ने अपनी राजधानी स्थापित की थी कहां पर? पाटलिपुत्र अर्थात वर्तमान का पटना, जो कि आज वर्तमान के दिल्ली और बॉम्बे जैसा प्रॉस्पिरियस था। फिर देखिएगा कि इसी से लगभग 1313 वर्ष पश्चात एक और साम्राज्य का यहां पर जन्म होता है जिसको हम बोलते हैं माइटी चोलास। और इन माइटी चोलास ने अपनी डायनेस्टी या फिर अपनी कैपिटल तमिलनाडु ईस्टर्न पार्ट में ही, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही स्थापित की। अब देखें कि किस प्रकार से यह डायनेस्टीज धीरे 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 विनाश की ओर जाती हैं या फिर विनाश की ओर, अर्थात इनका साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होता है और किस प्रकार से भारत की जो आर्थिक राजधानियां थी वे अब धीरे धीरे वेस्टर्न पार्ट की ओर शिफ्ट हो रही हैं। तो यहां पर 1313 वर्ष पश्चात, अर्थात यहां हम लेते हैं कि भाई नेक्स्ट डायनेस्टी आई, दैट इज चोला डायनेस्टी, जो कि बहुत ही ज्यादा, चोला साम्राज्य जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य था और यह बहुत इंपॉर्टेंट साम्राज्य भी माना जाता है। कारण यह है कि इसी को दर्जा दिया जाता है या फिर इसी को क्रेडिट दिया जाता है सी ट्रेड का, अर्थात समुद्री व्यापार यदि किसी ने प्रारंभ किया था सर्वप्रथम तो इसी चोला डायनेस्टी ने। इससे पहले भी हमें प्रमाण मिलते हैं, परंतु फ्रूटफुली तौर पर यदि हम देखें तो यह
चोला डायनेस्टी के हत्थे चढ़ता है, अर्थात चोला डायनेस्टी ने सबसे पहले इस सी ट्रेड को प्रारंभ किया। और यह एक्चुअल में कहां पर था, तो जैसा कि आप मैप में देख पाएंगे कि एक्चुअल में यह इंडिया के ईस्टर्न पार्ट की ओर से स्थापित था, अर्थात यहां कहीं से यह जन्म लेता है तमिलनाडु वाले रीजन से, दैट इज तमिलनाडु वाला रीजन है ना, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही आपको दिखाई देता है। जरा इस बात को यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसके पश्चात बहुत से साम्राज्य आए, बहुत से साम्राज्य गए, परंतु इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा हो जाता है एक साम्राज्य जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजों का काल। अर्थात यहां तक इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट था ये बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पिरियस था, यहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिविटीज होती थी, चाहे हम इकोनॉमिकली देखें, चाहे हम लिटरेसी रेट के हिसाब से देखें, या फिर चाहे आप किसी भी वे ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेसेस मानी जाती थी। अब जरा देखें कि समय अनुसार यहां पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हुई। उसके पहले चूंकि हम इसको ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली और जियोपॉलिटिकल एंगल से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, दैट इज वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आप यहां पर वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली और इंडिया के मैप के अकॉर्डिंगली इसको समझने का प्रयास करें। तो यहां पर सबसे पहले तो यहां मैं एक वर्ल्ड मैप ड्रॉ करता हूं और एक इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूं, और यदि इस मैप के अकॉर्डिंगली हम समझने का प्रयास करेंगे तो काफी ईजी हो जाएगा हमको यह सभी बातें समझना। जैसे कि यह है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से ऊपर की ओर जाने पर यहां आपको दिखाई देता है दैट इज मैक्सिको गल्फ, यहां पर आता है फ्लोरिडा वाला क्षेत्र, इससे ऊपर दैट इज हडसन की खाड़ी, और फिर ऊपर की ओर चलने पर यह है हमारा क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, और यहां पर आपको दिखाई देता है एक्चुअल में अलास्का वाला रीजन। जब आप इससे नीचे आते हैं तो दैट इज कैलिफोर्निया, जहां पर हीट डोम की समस्या अभी वर्तमान में आपको देखने के लिए मिल रही है। क्लियर। जब आप इसी से आगे बढ़ते हैं तो दैट इज ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। ये सभी मैप को आपको अच्छे से याद रखना है, कारण ये है कि इस पूरे टॉपिक में इन सभी मैप्स का यूज होने वाला है। दैट इज रेड सी, रेड सी से ऊपर की ओर जाएंगे तो यह है पर्सियन गल्फ और साथ फारस की खाड़ी। यहां पर आपको देखने के लिए मिलता है द ग्रेट इंडिया, और ग्रेट इंडिया के पश्चात यहां पर म्यांमार वाला रीजन, और आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये है हमारा साउथ चाइना सी वाला पोर्शन। यहां पर आपको दिखाई देती हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको दिखाई देती हैं ऊपर की ओर कोरियन कंट्रीज, जिसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और इस कोरियन कंट्रीज से हम समझ सकते हैं कि एक्चुअल में यह जो अध्याय है हमारा, या फिर यह जो टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, यह किस प्रकार भारत के लिए एक समस्या खड़ी कर सकता है। देखिएगा इस टॉपिक से इसका क्या रिलेशन है। तो जैसे कि यदि आप नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को देखते हैं तो एक्चुअल में यह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कालांतर में अर्थात प्राचीन समय में एक हुआ करते थे, परंतु प्रोमिनेंट तरीके से यदि हम समझने का प्रयास करें तो यहां पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में काफी डिस्पैरिटीज आज आपको वर्तमान में दिखाई देती हैं। इन डिस्पैरिटीज का कारण सेम वही है जो कि आज का हमारा टॉपिक है। किस प्रकार से, तो यहां पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में ये जो डिस्पैरिटीज आई, ये डेवलपमेंट, लिटरेसी रेट, या फिर मैं बोलूं साक्षरता के आधार पर, जीडीपी ग्रोथ के आधार पर बहुत ज्यादा देखने के लिए मिली थी, और यही एक मेन कारण भी बना था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के विखंडन का। यदि इस टॉपिक को हम प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले तो इस मैप को हम कंप्लीट कर देते हैं भाई, कि यहां पर अब ऊपर की ओर जाने पर दैट इज ग्रीस वाला पार्ट, यहां पर आपको दिखाई देता है इटली वाला पोर्शन, ऊपर की ओर जाने पर दैट इज ये है डेनमार्क वाला क्षेत्र, और यहां पर आपको दिखाई देगा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला एरिया, ये है व्हाइट सी, और यहां पर आपको साइबेरिया रीजन दिखाई देता है। इज दैट क्लियर। जब आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर आपको एक्चुअल में मौजूद दिखाई दे रहा है, जस्ट अ सेकेंड, इस एरिया में आपको मौजूद दिखाई दे रहा है दैट इज ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, और सबसे नीचे आपको दिखाई देगा अंटार्कटिका वाले रीजन, जिसका अभी हमारे वर्तमान इस टॉपिक में कोई काम नहीं है, परंतु वर्ल्ड मैप ड्रॉ कर रहे हैं तो भाई मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। क्लियर। अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं। देखिएगा ये है हमारा इंडिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टॉपिक के अकॉर्डिंगली। ये है हमारा इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसकी इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगी, और मैंने यह वर्ल्ड मैप ही क्यों ड्रॉ किया है यह भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं एक इंडिया का मैप भी ड्रॉ कर लेता हूं, आपको बेटर तरीके से अंडरस्टैंड हो सके उसके लिए, कि भाई यह है हमारा लद्दाख वाला रीजन, हिमाचल प्रदेश दैट इज उत्तराखंड वाला रीजन। आगे की ओर आते हैं तो यह है सिक्किम वाला क्षेत्र, और यहां पर आपको दिखाई देगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, है ना, ये सभी मणिपुर और मिजोरम। फिर यहां पर आते हैं तो यह है हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन, पंजाब, राजस्थान, देन यहाँ पर ये है गुजरात वाला क्षेत्र। नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, और फिर यहाँ पर केरला होते हुए तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी आपको प्रोमिनेंट स्टेट्स देखने के लिए मिलते हैं।
अब यदि इन सभी की हम बात करते हैं तो इन दो मैप के अकॉर्डिंगली हम समझने का प्रयास करेंगे और ये दोनों ही मैप को आपको आवश्यक रूप से अपने माइंड में सेटल डाउन रखना है। ठीक है, देखिएगा कि सबसे पहले क्या हुआ भाई, सबसे पहले हमने दो साम्राज्यों के बारे में देखा और ये दोनों ही साम्राज्यों में हमने एक बात नोटिस की कि एक्चुअल में इनका जो प्रोमिनेंट एरिया था यह ईस्टर्न पार्ट में या फिर ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही मौजूद था। समयानुसार हुआ ये कि इंडिया की प्रॉस्पेरिटीज को देखते हुए और इंडिया में भी कहा तो एक्चुअल में यह जो बंगाल वाला रीजन है, इस बंगाल की प्रॉस्पेरिटीज को देखते हुए वर्ल्ड का एक देश है यूके, सो कॉल्ड यूके, है ना, ये इस ओर आया। और हम ये भी पढ़ते हैं कि 1600 ईस्वी में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की किसने, अंग्रेजों ने। तो देखिएगा कि यह वही बंगाल था जहां पर आज आपको लिटरेसी रेट बहुत कम देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर आपको विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं, जहां आपको आज नक्सलाइट की समस्या देखने के लिए मिल रही है। बांग्लादेश के साथ हमारा इस पर विवाद होता रहता है, सीमा विवाद जिसको हम नाम देते हैं। तो यह वही राज्य है जो कि आज बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त है, परंतु कालांतर की यदि हम बात करते हैं तो कालांतर में यह बहुत ही ज्यादा एम्बियंस था, यानी कि लाइक वैसा ही आप इसे माने जैसा कि आज आप मुंबई और दिल्ली को मानते हैं, है ना। क्योंकि यदि वर्ल्ड ट्रेड की हम बात करते हैं तो वर्ल्ड ट्रेड में अकेला ये बंगाल पूरे वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 24% पार्ट कवर करता था। वर्ल्ड जीडीपी मैं यहां पर लिख देता हूं, वर्ल्ड जीडीपी का यह 24% पार्ट कवर करता था, जो कि आज सुपर पावर अर्थात यूएसए भी कवर नहीं करता है। मतलब कि भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे और भी कई प्रोमिनेंट रीजंस थे और भी कई सुनियोजित कारण थे और सुव्यवस्थित कारण यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहे थे। अब जरा इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार इस ईस्टर्न पार्ट से इस वेस्टर्न पार्ट की ओर यह डेवलपमेंट शिफ्ट होता गया। तो यदि वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली देखें तो इसमें 2-3 एंगल आते हैं, अर्थात यहां पर मैंने हिस्ट्री की बात भी की है, यहां पर मैं ज्योग्राफी की बात भी करूंगा, यहां पर जियोपॉलिटिकल एंगल भी रखूंगा, ताकि ये जो आपके सोचने की क्षमता है इसमें विस्तार हो सके। यानी कि यदि कोई भी टॉपिक होता है तो मैंने बताया कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अदर सब्जेक्ट के साथ बहुत ज्यादा ओवरलैप कर जाता है। यानी कि यदि आप ज्योग्राफी को इंटरेस्टिंगली पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको ज्योग्राफी में मिलेगा। और इन क्वेश्चंस के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, इनको मैंने कई बार आपके साथ साझा भी किया है। बस करना इतना होता है कि भाई जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है आप उसका एक बार रिवीजन करें, रिवीजन करने के पश्चात उसके आप एक बार नोट्स बनाएं, नोट्स के द्वारा आप उनके आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। इतना नहीं हो पा रहा है तो जब भी समय मिले इवन आप इस वीडियो को 2 बार देखें, 2 बार देखने पर ये पूरी चीजें आपके माइंड में सेटल डाउन होंगी और एक सिक्वेंशियल तरीके से सेटल डाउन होंगी। देखिएगा कोई भी यदि टीचर है तो यह टीचर किसी भी कंटेंट को बनाने के लिए पहले उस कंटेंट पर रिसर्च करता है, उस कंटेंट के बारे में डेटा जुटाता है कि और टॉपिक निकालता है कि भाई कौन सा टॉपिक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर स्टेट सर्विस की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी, है ना, एक स्पेसिफिक एग्जाम के वजह से किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? तो यहां पर टीचर मेहनत करता है, बस आपको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। और यदि आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिएगा आप ये पूरी पीडीएफ ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जाए वहां पर चैनल ज्वाइन करना अथवा ना करना ये आपके ऊपर है, परंतु आप इसकी पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। कारण यह है कि यहां पर सिक्वेंशियल तरीके से आपके सामने नोट्स प्रस्तुत हूं, यानी कि जरूरी नहीं है कि भाई आप यहां पर उन पीडीएफ्स को देखकर नोट्स ही बनाएं, परंतु यह जरूर आवश्यक है कि आपके पास पीडीएफ होनी चाहिए। यदि आपने किसी भी वीडियो को YouTube के थ्रू या फिर मेरी वीडियोस के थ्रू कवर अप किया है, कुछ स्टूडेंट के यहां पर शिकायत आ रही थी, यानी कि एक कंप्लेन थी भाई पीडीएफ अपलोड नहीं की गई है। तो जितनी भी पीडीएफ अपलोड नहीं की गई थी पहले, अब वो सभी अपलोड कर दी गई हैं। आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार नाम है, वहां पर आप जाएंगे, सर्च करेंगे तो इजीली वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं कि यहां पर ये जो बंगाल था यह वर्ल्ड जीडीपी में अपना 24% कंट्रीब्यूट करता था। और इसी को देखते हुए यह जो यूके वाला पोर्शन है, अर्थात यहां पर जो यूके था जिसको हम सो कॉल्ड यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन का नाम देते हैं, यह भारत की ओर अग्रसर हुआ। और जब यह भारत की ओर आया तो यह कुछ इस प्रकार से आया था, यहां पर आया और यहां पर इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अब देखिएगा कि यूके की कुछ नीतियां हैं, यूके की कुछ नीतियां हैं जिनको हम जानते हैं कि भाई किसी भी एरिया में जाएंगे, किसी भी एरिया में जाने पर ये एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन अर्थात वहां का शोषण करेंगे। शोषण करने के बाद वहां के जो रिसोर्सेस हैं
उनको लूटेंगे, अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे और रिसोर्सेस को ले जाएंगे कहां पर, अपने देश अर्थात इस यूके वाले पार्ट में। परंतु इसमें कुछ समस्याएं थी कि यदि आप इस बंगाल और साथ में इस यूके को देखते हैं तो बीच में जो ट्रेवल डिस्टेंस था यह बहुत ज्यादा है। इस ट्रेवल डिस्टेंस को कम करने के लिए समय समय पर प्रयास हुए और यदि आप देखें तो ये यूरोपियंस ही थे जिन्होंने विभिन्न प्रकार के समुद्री जलमार्गों की खोज की, विभिन्न प्रकार के मार्गों की खोज की। और यदि मैं ये बात बोलता हूं कि इन मार्गों की खोज भारत तक पहुंच बनाने के लिए हुई थी तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अर्थात चाहे वो केप ऑफ गुड होप हो, चाहे वो केप ऑफ गुड होप हो, चाहे वो मैगलन स्ट्रेट हो, या फिर चाहे वो किसी भी प्रकार का एरिया हो, जो भी जलसंधि हो, यहां पर किसी भी प्रकार का समुद्री जलमार्ग हो, एंड ऑफ द डे आप पाएंगे कि उसका रिलेशन इंडिया के साथ है। अर्थात कालांतर में इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए पूरा का पूरा विश्व उत्सुक था और इवन यूएसए, जिसको आज हम वर्ल्ड की सुपर पावर नाम देते हैं, यह भी कभी ना कभी इंडिया के साथ अपना ट्रेड करना चाहता था। और वर्तमान कंडीशन जिस प्रकार की आपको दिख रही है, वर्तमान कंडीशन में भी हम देखते हैं कि इंडिया के साथ हर वह नेशन जो कि या तो डेवलप्ड है या फिर डेवलपिंग है, अर्थात विकसित है या फिर विकासशील है, यह इंडिया के साथ अवश्य ट्रेड करना चाहता है। परंतु इंडिया की कंडीशन भले ही आज वर्तमान में उतनी अच्छी ना हो, परंतु यदि एंशिएंट टाइम में हम देखते हैं, प्राचीन समय में हम जाते हैं, तो प्राचीन समय में यह वर्ल्ड की एक सुपर पावर कहे जाने योग्य था और था भी। यदि हम यहां पर आते हैं तो याद रखें कि बंगाल की ओर जब यह यूके आया तो सबसे बड़ी समस्या इसके सामने क्या थी, यह ट्रेवल डिस्टेंस। और इस ट्रेवल डिस्टेंस को कम करने के लिए इसने समय समय पर प्रयास भी किए, जैसे कि इन्होंने वेस्टर्न कोस्ट से उठाकर कमर्शियल हब को ईस्टर्न कोस्ट से उठाकर कमर्शियल हब को वेस्टर्न पार्ट में स्थापित करने का प्रयास किया। अर्थात इन्होंने बंगाल से इस पूरे एरिया को खत्म कर इसको शिफ्ट करना प्रारंभ किया, कहां पर, मुंबई वाले एरिया में। और यदि मुंबई को आप देखेंगे तो यह मुंबई आज के जैसा नहीं था। कारण क्या है कि यह वह मुंबई था जो कि बेसिकली 7 द्वीपों में बटा हुआ था। अर्थात यहां पर केवल 7 द्वीप थे और यहां पर कुछ ट्राइब्स रहती थी, है ना। अब आप समझने का प्रयास करें कि इन ट्राइबल्स के लिए कितनी गहन समस्या थी और उस समय के भारत के लिए एक कितनी गहन समस्या थी, क्योंकि यह ट्रेड उठकर अब आने वाला था कहां पर, अब आने वाला था एक्चुअल में वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। अर्थात ईस्टर्न में था और अब इसको लाना था वेस्टर्न में। और ये पूरी की पूरी समस्या हो क्यों रही थी, क्योंकि एक्चुअल में यह जो यूके का आगमन भारत में हुआ था, यह यूके अपने ट्रेवल डिस्टेंस को कम करना चाह रहा था। अर्थात यहां से घटा के यह डायरेक्टली या तो यहां से निकालना चाह रहा था या फिर इतना ट्रेवल डिस्टेंस ये कम करना चाह रहा था। और इसी के लिए शायद यदि आप देखते हैं तो हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में भी आप देखते हैं कि स्वेज नहर का निर्माण इसी ट्रेवल डिस्टेंस को कम करने के लिए किया गया था। अर्थात वह ट्रेवल जो हम पहले किया करते थे अफ्रीका के नीचे से, अब हम अफ्रीका के बीचों बीच से कर सकते थे, रीर और लाइन नदी की घाटी को कवर करते हुए। क्लियर। तो इन सभी को देखते हुए यदि आप देखेंगे तो आज वर्तमान में इसका इतना इंपैक्ट पड़ा कि यदि आप यहां पर कुछ मेजर सिटीज को मार्क करते हैं, जैसे कि लाइक यहां पर आपको दिखाई देता है अहमदाबाद वाला रीजन, यहां पर आपको मौजूद दिखाई देता है दैट इज सूरत वाला क्षेत्र, है ना। नीचे आते हैं तो यहां पर मुंबई वाला रीजन, पुणे वाला क्षेत्र, और साथ में यहां पर आपको नजर आता है क्या, दैट इज बेंगलोर, है ना। और साथ में यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा मैंगलोर वाला एरिया। अर्थात इन सभी पर इतना इफेक्ट पड़ा। ये क्या है, यह है अहमदाबाद, दैट इज यहां पर आपको दिखाई देता है सूरत, ये है हमारा मुंबई, दैट इज पुणे के पश्चात यहां पर है मैंगलोर, और ये है हमारा बेंगलोर वाला रीजन। इस क्रम को आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर। तो ये सभी प्रोमिनेंट एरिया आपको एक्चुअल में कहां दिखाई दे रहे हैं, वेस्टर्न पार्ट में। यदि आप एयरपोर्ट्स की बात करें और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एयरपोर्ट्स भी, यानी कि जो कि टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, ये भी आपको वेस्टर्न पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। डेवलपमेंट के विषय में यदि हम बात करते हैं तो ये भी वेस्टर्न पार्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, इस ट्रेवल डिस्टेंस को कम करने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को शिफ्ट करना चालू किया। अर्थात बंगाल की पूरी इंपॉर्टेंस को इन्होंने उठाकर ले जाना, शिफ्ट करना चालू किया, कहां, मुंबई वाले रीजन में। और जब मुंबई वाले रीजन में इन्होंने शिफ्ट किया तो ये वही मुंबई था जो कि एक्चुअल में दहेज में मिला था। किसको कहा जाता है इसके बारे में कि यह दहेज में मिला था, किसको, अंग्रेजों को। और यह दहेज में दिया किसके द्वारा गया था, तो नाम आता है पुर्तगाल का, कि यहां पर पुर्तगालियों से जो दहेज में मिला हुआ यह मुंबई है। अर्थात उन्होंने हमारा कितना एक्सप्लॉइटेशन किया कि हमारी एक सिटी पर अधिकार था अंग्रेजों का।
अब जरा देखें, जब अंग्रेजों का अधिकार या फिर अंग्रेजों का आधिपत्य इस मुंबई वाले एरिया में स्थापित हुआ, तो एक्चुअल में अब इसके द्वारा वह डायरेक्टली कंट्रोल स्थापित कर सकते थे किस पर, इस सूरत वाले रीजन पर। और यहां पर मैं एक बात बोलता हूं कि एक्चुअल में यदि आप मुंबई को देखेंगे तो मुंबई उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था, अर्थात यहां पर यह मुंबई 7 आइलैंड्स में विभाजित था। अब अंग्रेजों के लिए जरूरी यह था कि यदि मुंबई को डेवलप करना है तो सबसे पहले तो यहां का जो ट्राइबल रीजन है, अर्थात जो जनजातीय व्यवस्था है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। और ये जो 7 आइलैंड्स है, अर्थात ये जो 7 द्वीप हैं, इन्हें एक किया जाए। तो सबसे पहले ये जो 7 द्वीप थे, इनको मिलाकर एक रूप दिया गया, है ना, टेक्नोलॉजी के द्वारा। और साथ में यहां पर जो ट्राइबल रीजन्स थे, अर्थात या जो जनजातियां थी यहां पर, इनको शिक्षित भी करना था। कारण क्या था कि सबसे पहले यदि किसी भी एरिया में डेवलपमेंट करना है तो वहां का लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ताकि वहां के लोग समझ पाए कि एक्चुअल में यह हमारे साथ हो क्या रहा है। जैसा कि यदि आप लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे तो लक्षद्वीप को एक्चुअल में जब भारत में मिलाना था तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वहां के जो ट्राइब्स थे या फिर वहां की जो जनजातियां थी, वो इसका मतलब ही नहीं जानती थी कि भाई अधिकार क्षेत्र क्या होता है। वहां पर उनको पहले यह समझाना था कि भाई भारत आजाद हो गया है, तो उनके लिए तो भारत वर्ड ही नया था। कारण क्या था कि वो आइलैंड पर रहते थे, और आइलैंड मतलब कि उनका जीवन सेम वैसा ही जैसा कि आज से 10,000 वर्ष पहले या फिर ज्यादा नहीं तो 1,000-2,000 वर्ष पहले जैसा मानव रहा करता था। उनके लिए यह समस्या थी, हमारे लिए यह समस्या थी कि एक्चुअल में उनको समझाया कैसे जाए। सेम एज मुंबई के साथ भी आप वही समस्या फेस कर रहे थे, वही मतलब कि मुंबई के साथ अंग्रेज एक्चुअल में यह समस्या फेस कर रहे थे। अब जब उन्होंने इन 7 आइलैंड्स को एक किया और जनजातियों को वहां पर डेवलप करने का प्रयास किया, तो अब धीरे धीरे आप पाएंगे कि समयानुसार मुंबई का डेवलपमेंट होता गया। और फिर यहां पर आप धीरे धीरे पाते हैं कि बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे वेस्टर्न पार्ट में शिफ्ट होती गई, अर्थात ईस्टर्न पार्ट का जो इकोनॉमिक सेक्टर था वह वेस्टर्न पार्ट में स्थापित होता गया। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो इसका परिणाम यह हुआ कि भाई इसी समय निर्माण हुआ स्वेज कैनाल का। दैट इज ये हमारी स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल ने एक प्रकार से या फिर स्वेज नहर ने एक प्रकार से इस पूरी इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप किया। कारण यह है कि इसके बारे में एक लाइन कही जाती है कि जब स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, जो कि इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे, जो कि एक्चुअल में वेस्टर्न कोस्ट यानी कि पश्चिमी तट पर स्थित थे, ये गोल्डन कलर के हो गए थे। और यह बात क्यों कही जाती है, क्योंकि अब इंडिया तक पहुंच आसान हो गई थी, और अब इंडिया के साथ हर वह देश जो कि ट्रेड करना चाहता था, उन सभी देशों को एक आसान मार्ग की प्राप्ति हो गई थी, जो कि रेड सागर से होते हुए, अरेबियन सी से होते हुए डायरेक्टली इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर अर्थात पश्चिमी तट पर आकर मिलता है। अर्थात यहां पर अंग्रेजों ने अपने ट्रेवल डिस्टेंस को कम करने के लिए कई प्रयास किए। और यदि आप इस समय देखें तो इस समय का जो व्यापार था एक्चुअल में यह होता था किसके द्वारा, रुई के द्वारा, कॉटन यानी कि जिसको हम कॉटन नाम देते हैं, सिल्क, चाय, अफीम के द्वारा। और जब इन्होंने मुंबई को अपना सेंटर बनाया या फिर मुंबई को बेस बनाया, तो इस समय यदि आप सूरत में देखेंगे तो एक्चुअल में इस सूरत वाले एरिया में अधिकार हुआ करता था किसका, डच का। और इसी समय अपना एकमेव वर्चस्व स्थापित करने के लिए डच और अंग्रेजों में एक प्रकार का वॉर छिड़ा, जिसको हम नाम देते हैं ट्रेड वॉर। और यह ट्रेड वॉर बेसिकली बहुत लंबे समय तक चला, परंतु इस ट्रेड वॉर में जो विन विन कंडीशन में था वह था ब्रिटेन, है ना। और ये ब्रिटेन किस प्रकार विन विन कंडीशन में आया, तो एक्चुअल में इसने प्रोमिनेंट एरिया, जो भी इंडिया के प्रोमिनेंट एरिया थे, जो भी शक्तिशाली एरिया थे, वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। और एक प्रकार से यह सूरत को डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। दैट इज वाई कि आप पाते हैं कि कुछ समय के पश्चात इन अंग्रेजों का आधिपत्य इस सूरत में नीचे की ओर यानी कि उत्तर और दक्षिण की ओर भी फैला, जिसके द्वारा मुंबई को यह बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे थे, सूरत को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे थे। और जैसे जैसे यह कंट्रोलिंग आगे बढ़ी, और उसी समय यदि आप देखेंगे तो स्वेज नहर के फॉर्मेशन के द्वारा इनको और पावर प्रदान हुई। और जब इन्होंने इस पावर को जन्म दिया ना, जब इनको यह पावर प्रदान हुई, तो एक्चुअल में इसका डायरेक्टली इंपैक्ट ब्रिटेन की इकोनॉमी पर पड़ा, और साथ में इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटीज थी, अब यह प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे वेस्टर्न पार्ट की ओर शिफ्ट होती गई। अब देखिएगा कि यहां तक सब सही चल रहा था। अब जब यहां पर सब सही चल रहा था, क्योंकि यहां पर यह जो मुंबई था, एक्चुअल में यह मुंबई अभी तक बन चुका था ग्लोबली
फाइनेंशियल या स्टेबल हो चुका था, है ना, और ये ग्लोबल हब बन चुका था, परंतु ग्लोबल हब बन चुका था और साथ में यहां पर लिटरेसी रेट भी धीरे धीरे सुधर रहा था। फाइनेंशियली ये भारत को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा था, परंतु समस्या यह थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यदि आप देखेंगे तो 1980s के दशक तक भारत की इकोनॉमी थी यह बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई थी, अर्थात यह आगे की ओर नहीं बढ़ रही थी, है ना। और ऐसा हो क्यों रहा था, क्योंकि एक्चुअल में 1962 वॉर, 1965 वॉर, 1971 वॉर यानी कि 3 युद्ध का सामना भारत ने किया था और यहां पर लगातार क्राइसिस की कंडीशन भी थी। अब इस कंडीशन में आवश्यक था कि भाई इंडिया में एलपीजी को लाया जाए, तो 1991 के दशक में पीएम नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीजी की घोषणा की जाती है, अर्थात भारत की आर्थिक नीति को यहां पर लिबरलाइज किया जाता है, यहां पर उसे बढ़ावा दिया जाता है और विदेशी कंपनियों को आगमन का या फिर विदेशी कंपनियों का वेलकम किया जाता है इंडिया में। अर्थात 1991 की कंडीशन में इस समस्या से निपटने के लिए जो यहां पर भारत मेजर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था, जिसको यह दर्जा दिया जाता था कि आज वर्तमान में जिस प्रकार से यह पाकिस्तान जिस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, श्रीलंका में जिस प्रकार की समस्याएं हमें कुछ समय पहले सुनने के लिए मिली थी, कुछ ऐसी ही समस्याएं भारत के कंटेक्स्ट में भी थी। स्टैग्नेशन का यानी कि मेजर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन का इसे दर्जा दिया जाता था और इससे निपटने के लिए 1991 में आप देखेंगे कि पीएम नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीजी की घोषणा की जाती है और इसके द्वारा अब आप पाएंगे कि भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन हुआ। भाई इसका ज्योग्राफी से क्या लेना देना है, तो ज्योग्राफी से बिल्कुल लेना देना है। अब जरा वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंगली इसको समझने का प्रयास करें कि भाई यहां पर 1991 में जब एलपीजी आया तो विभिन्न प्रकार की वह कंपनियां जो कि भारत में अपना ट्रेड स्थापित करना चाहती थी वह किस पार्ट में आएंगी, तो जरा समझें। स्वेज नहर का निर्माण हो चुका है। यूएसए को यदि आप देखते हैं, यह है हमारा यूएसए को यदि आप देखते हैं तो यह है इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है, सॉरी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है ना। और यदि आप देखते हैं तो यहां पर यूरोप, यह भी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। सेम एज वे सभी नेशंस, वे सभी कंट्रीज जिनके साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं, एक्चुअल में यह इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में, इंडिया के पश्चिमी भाग में मौजूद है। और यदि ईस्टर्न पार्ट से हम यह ट्रेड करते हैं तो उसके लिए जो ट्रेवल डिस्टेंस है, जिसको कम किया था यूके ने, जो समस्या यूके के साथ थी, अब वह समस्या हमारे इस पूरे इंडिया के साथ है कि भाई यहां से यदि हम ट्रेड करना चाहें तो यह ट्रेवल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इस ट्रेवल डिस्टेंस को कम करने के लिए जितनी भी कंपनियों का आगमन भारत में होता है, यह भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और भारत में अपना जो कमर्शियल हब है वो बनाती हैं वेस्टर्न कोस्ट की सिटीज को, यानी कि मुंबई होता है। और बेसिकली याद रखिएगा कि इकोनॉमिक के हिसाब से यदि हम समझने का प्रयास करते हैं तो यहां पर कमर्शियल हब कौन सा एरिया बनता है, जहां पर रिसोर्सेज ज्यादा हो, अर्थात वहां के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होने चाहिए, वहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा होने चाहिए, जो वर्कर्स हैं ये स्किल्ड होने चाहिए, यहां पर जो पॉपुलेशन निवास कर रही है ये कम पैसों में आपको ज्यादा वर्क कर दे दे। और यह सभी योग्यता है आपको नजर आ रही थी कहां पर, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में। और वेस्टर्न पार्ट में क्यों, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने पहले ही डेवलप करना चालू कर दिया था क्या, वेस्टर्न पार्ट को, अर्थात मुंबई को, मुंबई के पश्चात सूरत को, सूरत के पश्चात अहमदाबाद को और इसके पश्चात कुछ प्रोमिनेंट सिटीज को। क्लियर। और धीरे धीरे आप पा रहे हैं कि भाई अब इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है यह डेवलप्ड हो चुका है। इसलिए 1991 में जब पीएम नरसिम्हा राव और साथ में मनमोहन सिंह के द्वारा एलपीजी की घोषणा की गई और जब विदेशी कंपनियां भारत में आई तो उन्होंने अपना साइबर हब, अपना कमर्शियल हब, अपना ट्रेड हब बनाया एक्चुअल में कहां पर, इसी वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और जब वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यह देखने के लिए मिला तो इससे इंडियन इकोनॉमी को बूम तो मिला, परंतु इससे एक डिस्पैरिटीज आ गई कि यहां पर जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आपको ज्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है और कंपैरेटिवली ईस्टर्न पार्ट में यह डेवलपमेंट नहीं है। अब इसके और भी कई रीजन हो सकते हैं, परंतु ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली ये एक मेन रीजन समझ में आता है कि भाई यह जो ट्रेवल डिस्टेंस था और यह जो अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति थी, इसने इन सभी समस्याओं को जन्म दिया। अब यदि हम इसे आगे समझने का प्रयास करें तो एक्चुअल में याद रखिएगा कि इसी समय यदि इसके हम ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंगली वह स्थान जहां पर आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं
और रिसोर्सेज का यहां पर अभिप्राय, यदि इंडिया को आप दो पार्ट्स में पुनः डिवाइड करें तो वेस्टर्न पार्ट में आपको रिसोर्सेज, खनिज संपदा और साथ में ये सभी प्रोमिनेंट मिनरल्स बहुत कम दिखाई देते हैं कंपैरेटिवली ईस्टर्न पार्ट के। जैसे कि यदि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के इस वाले पोर्शन में आप पाएंगे कि धारवाड़ वाला, झारखंड वाला एरिया है ना, यहीं पर आप पाएंगे बिहार वाला रीजन है। हिमालय में ज्यादा खनिज या फिर ज्यादा खनिज तेल की समृद्धता आपको ईस्टर्न पार्ट में दिखाई देती है। मतलब कि प्रोमिनेंट तरीके से हम यदि कुछ अपवादों को छोड़ देते हैं तो अपवाद स्वरूप कर्नाटक को आप हटाइए, अपवाद स्वरूप, जस्ट अ सेकेंड, अपवाद स्वरूप यदि आप ऐसे कुछ स्पेसिफिक स्टांस को हटा देते हैं जहां पर ये खनिज संपदा आपको ज्यादा दिखाई देती है, तो कंपैरेटिवली 1991 के दशक में जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हुआ वह इस ईस्टर्न पार्ट का हुआ। और ये एक्सप्लॉइटेशन या शोषण हुआ क्यों? क्योंकि याद रखें कि इसको यदि मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ईस्टर्न पार्ट में आपको खनिज संपदा, ईस्टर्न पार्ट में आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और ह्यूमन नेचर है कि जहां पर भी रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं वहां पर अवैध खनन, वनों की कटाई और साथ में कुल मिलाकर एक्सप्लॉइटेशन अर्थात शोषण ज्यादा होता है। और जहां पर शोषण ज्यादा होता है वहां पर आप पाएंगे कि वहां की जो सॉइल है अर्थात वहां की जो मृदा है यह अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हो जाती है, अर्थात इस मृदा का भी शोषण होने लगता है। और जब इस मृदा में उतनी गुणवत्ता नहीं बचती है तो यहां पर आने वाली कंपनीज यहां पर अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाएंगी। और याद रखें कि यहां पर और भी कई समस्याएं थी, 2 मिनट रुकिए, उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। और यहां पर ऐसा कुछ भी, यानी कि ना ही एक्सप्लॉइटेशन उतना हो रहा है, किसका? प्रकृति का, और ना ही अवैध खनन की गतिविधियां हो रही हैं, ना ही यहां पर वनों की उतनी ज्यादा कटाई हो रही है। कारण क्या है कि यहां पर हम बढ़ावा दे रहे थे शुरुआत से ही इंडस्ट्रीज को, क्लियर, यानी कि यहां पर जिन इंडस्ट्रीज को हमने बढ़ावा दिया तो उसके लिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन कि सर इंडस्ट्री लग रही है तो उसके कारण एक्सप्लॉइटेशन तो हो ही रहा है, नेचर का विनाश तो हो ही रहा है, वनों की कटाई तो हो ही रही है, परंतु इन दोनों में अंतर है। इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि यहां से जो खनिज निकाला जा रहा है एक्चुअल में उसको बाहर भेजने का काम वेस्टर्न कोस्ट से हो रहा है ना, और यहां पर जिन खनिजों को निकाला जा रहा है उनको निकालने के लिए अवैध माइनिंग का सहारा लिया जा रहा है। तो इस वाले पार्ट में आपको बहुत सारी समस्याएं और इस वाले पार्ट में केवल डेवलपमेंट की समस्याएं आपको नजर आ रही हैं। दैट इज वाई मैंने ये लाइन कही। अब इस बात को आप समझने का प्रयास करें कि जब इतने सारे गुण आपको वेस्टर्न पार्ट में मौजूद दिखाई दे रहे हैं तो एक तो यह भी कारण था कि जितनी भी विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में होता है उन्होंने अपना हब स्थापित किया कहां पर? वेस्टर्न कोस्ट पर। और यही कारण था कि फिर धीरे 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 समय अनुसार आप पाएंगे कि इस वेस्टर्न कोस्ट का डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा तेजी से हुआ। अब यदि हम इसकी बात करते हैं तो एक हमने इसका समझाया हिस्ट्री का एंगल, सेकेंड हमने समझाया इसका ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिकल एंगल। और यदि इन दोनों को ही मिला देते हैं तो याद रखें इन दोनों एंगल के अकॉर्डिंगली इसने भारत की डेमोग्राफी में भी बहुत सारा चेंजेस लाया है। और यदि डेमोग्राफी की हम बात करते हैं तो किस प्रकार इन दोनों ने ही अर्थात हिस्ट्री ने और ज्योग्राफी ने भारत की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहले निकल के आती है डेमोग्राफी नंबर 1। और डेमोग्राफी नंबर 1 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आएगा यहां पर कि भाई पॉपुलेशन की हम बात करेंगे, अर्थात यहां पर मौजूद जनसंख्या के बारे में यदि हम समझने का प्रयास करें तो देखिए अब आप पाएंगे कि भाई वेस्टर्न पार्ट में जो जनसंख्या है, वेस्टर्न पार्ट में जो पॉपुलेशन निवास कर रही है, एक्चुअल में यह एक बार बहुत बार न्यूज में हेडलाइन भी बन चुकी है। जैसे कि द इंडियन एक्सप्रेस में एक लाइन आई थी कि 2020 तक इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है वो अपने बर्थ प्लेस से कहीं और स्थापित हो चुकी है। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि यदि आप देखोगे तो एक्चुअल में यूपी, बिहार, यानी कि अब आप स्पेसिफिक तरीके पर मत जाना, यानी कि जिन स्टेट्स का मैं नाम ले रहा हूं यदि आप उन स्टेट से संबंधित हैं तो आप बिल्कुल भी मेरी बात को अदरवाइज लेने का प्रयास ना करें। यहां पर मेरा कहने का अर्थ कुछ और है। यदि आप इंडिया की बात करेंगे तो यूपी और बिहार है ना, ये दो एक ऐसे स्टेट हैं, यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये ऐसे स्टेट्स हैं जो कि जिनके पॉपुलेशन आपको पूरे भारत में देखने के लिए मिलती है, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, या फिर चाहे वह प्रोमिनेंट कोई और एरिया हो लाइक बेंगलोर, कर्नाटका वाला क्षेत्र। तो यहां पर आपको यह पॉपुलेशन देखने के लिए मिलेगी, अर्थात मध्य प्रदेश का, यूपी का, बिहार का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का यह व्यक्ति यहां पर ट्रेवल करता ही है। और यह ट्रेवल क्यों करता है? क्योंकि एक्चुअल में इस एरिया में
उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितनी अदर स्टेट्स में, और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज के कारण यह युवा आपको इन सभी एरियाज में देखने के लिए मिलेगा। और यही अर्थ है कि द इंडियन एक्सप्रेस में जो लाइन आई थी इसका कि भाई 2020 तक इंडिया की आधे से अधिक पॉपुलेशन माइग्रेट हो चुकी है, अपनी बर्थ प्लेस को छोड़कर किसी और स्थान पर शिफ्ट हो चुकी है। इसकी समस्या क्या है भाई? इसका समस्या यह निकल के आई है कि वेस्टर्न पार्ट में अर्थात पश्चिमी भाग में कुछ अन्य समस्याओं ने जन्म लिया है, जिसको हम नाम देते हैं जनसंख्या विस्फोट का। यानी कि आपने एक स्थान का नाम सुना होगा धारावी, जो कि बेसिकली मुंबई वाले रीजन में दिखाई देती है, मुंबई सिटी में आपको दिखाई देती है। यदि आप इस धारावी को देखेंगे तो यहां पर कितनी अधिक जनसंख्या एक बहुत छोटे एरिया में निवास करती है। और इसका मेन रीजन क्या है कि एक्चुअल में ये सभी माइग्रेटेड पर्सन्स हैं, और एक्चुअल में यहां पर ये जो जनसंख्या आई है इनमें से 100% पॉपुलेशन ऐसी नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो या फिर बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड हो। और उन्होंने अपना जब यहां पर माइग्रेशन को स्थापित किया तो माइग्रेशन को स्थापित करने की दशा में उन्होंने कुछ और खोया, और कुछ और खोने के द्वारा इन्होंने एक डेवलप्ड एरिया में एक ऐसे स्थान का निर्माण किया जो कि जनसंख्या विस्फोट की समस्या से जूझ रहा था। सेकंड बात कि जब आप यहां पर देखते हैं कि किसी भी स्थान में जनसंख्या अधिक है अर्थात वर्कर्स अधिक हैं, तो यहां पर एक प्रकार से चीप स्लम और साथ में लेबर और साथ में ओवर स्लम, ये दोनों ही आपको नजर आते हैं। और ये मेनली हुआ क्यों? क्योंकि इंडिया की प्रोमिनेंट जो पॉपुलेशन थी ये एक्चुअल में एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट होती गई, ये स्थान इन्होंने चेंज किया। और ये माइग्रेशन ही एक कारण था कि भाई इन्होंने इस पूरे एरिया में किसको जन्म दिया? इन सभी समस्याओं को जन्म दिया। अर्थात इन्होंने इंडिया की डेमोग्राफी को धीरे धीरे चेंज किया, जहां पर पूरे एरिया में, जहां पर पूरे के पूरे ईस्टर्न पार्ट में आपको बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटीज दिखाई देती थी, अब यही प्रॉस्पेरिटीज, यही एम्बियंस शिफ्ट होने लगी थी कहां पर? ये वेस्टर्न पार्ट में। और शायद आपको पता हो कि मुंबई बहुत ही ज्यादा एम्बियंस सिटी है, इसको कभी ना सोने और कभी ना रुकने वाला शहर कहा जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल इसलिए क्योंकि समय अनुसार यह बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड हुआ और सभी सेक्टर्स में इसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ में यदि हम बात करते हैं डेमोग्राफी नंबर 2 की, तो याद रखें डेमोग्राफी 2 में इसका नाम आता है कि भाई यहां पर जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा लिटरेट है, यानी कि बहुत ही ज्यादा साक्षर है। और जब कोई भी पॉपुलेशन साक्षर होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि भाई वहां पर जो लेबर होगा एक्चुअल में यह स्किल्ड होगा, और जब यह स्किल्ड होगा तो याद रखिएगा इसकी जो सैलरी है यह भी हाई होगी, और यदि इसकी सैलरी हाई है तो इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई ही होगा। और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है तो याद रखिएगा कि इसके द्वारा भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है कि भाई भारत का कौन सा भाग आगे होगा, यानी कि डेवलपमेंट की कंडीशन से ये आगे होगा और कौन सा पीछे होगा। आई थिंक आप नहीं समझ पाए, इसको समझने का प्रयास करें। यदि मैं इसको 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड करता हूं तो इस वाले पार्ट में अर्थात वेस्टर्न पार्ट में आप पाएंगे कि ट्राइबल एरिया उतना अधिक नहीं है। जैसे कि मैंने बताया मुंबई में पहले ट्राइब्स बहुत ज्यादा थी, परंतु आज वर्तमान कंडीशन में यदि आप देखते हैं तो यहां पर ट्राइबल एरिया उतना नहीं है। परंतु यदि आप वेस्टर्न पार्ट की ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहां पर गौड़, संथाल, बैगा ये सभी ट्राइब्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। अर्थात डायरेक्टली यहां पर इन ट्राइबल एरियाज के होने के कारण इस डेवलपमेंट पर भी असर पड़ा है। क्लियर? यदि डेमोग्राफी नंबर 3 की हम बात करते हैं तो इसका एक और पार्ट है कि भाई यहां पर जो पॉलिटिक्स चली आ रही है। डेमोग्राफी नंबर 3 की यदि हम बात करते हैं तो देखिएगा कि जो इंडिया के ईस्टर्न नेशंस हैं, है ना, वहां पर आपको कुछ समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि यदि आप बात करेंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और साथ में यदि आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, तो यहां पर एक नक्सलाइट की समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। यहां पर एक समूह है नॉर्थ ईस्ट में जो कि अलग अलग राज्यों की मांग करता है। यहां पर आपको नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, और ये जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप है एक्चुअल में इसकी मांग है ग्रेटर नागालैंड, मिजोरम को अलग करने की। मेघालय में भी यही समस्या है भाई, है ना। परंतु यदि आप वेस्टर्न स्टेट्स को देखते हैं तो यहां पर ऐसी कोई समस्या विद्यमान दिखाई नहीं देती। यदि आप पॉलिटिकल एंगल से समझते हैं तो पॉलिटिकली यहां पर जो केंद्र सरकार है अर्थात यह जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यह जब अपनी जीडीपी बना या फिर यह जब अपना बजट बनाती है तो उस बजट का एक स्पेसिफिक परसेंट, यानी कि जो भी हमारे पास बजट आता है उस बजट का स्पेसिफिक परसेंट दिया जाता है यूपी, बिहार, है ना, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को।
परंतु इसका एक बहुत ही माइनर परसेंट आप पाएंगे कि वेस्टर्न स्टेट्स को दिया जाता है। बावजूद उसके यहां पर वेस्टर्न स्टेट इतने डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि इस बजट का जो निश्चित परसेंट इन स्टेट्स को दिया जा रहा है, अर्थात जस्ट अ सेकेंड, इन ईस्टर्न स्टेट्स को दिया जा रहा है, एक्चुअल में यह इसको पूरा का पूरा, यानी कि लगभग यदि मान लीजिए 100 करोड़ रुपए दिया तो लगभग 50 करोड़ रुपए ये इंटरनल सिक्योरिटी पर खर्च करते हैं। यहां पर इंटरनल सिक्योरिटी पर खर्च करने का आशय यह हो जाता है कि भाई ये जितनी भी समस्याएं आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, चाहे वो नक्सलाइट हो, चाहे वो इंसर्जेंट ग्रुप हो, या फिर चाहे वह ये उग्रवादी संगठन हो, इनसे निपटने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी पर, फोर्सेस पर खर्च किया जाता है, जिसके कारण वह क्षमता या फिर वह मनी या फिर वह धन, वह अर्थ जो कि लगना चाहिए एक्चुअल में डेवलपमेंट पर, यह नहीं लग पाता है। और साथ में इसी का प्रभाव होता है कि ये जो ईस्टर्न नेशंस हैं यह वर्तमान में पीछे रह जाते हैं। किससे? वेस्टर्न नेशंस, सॉरी ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये पीछे रह जाते हैं इन वेस्टर्न स्टेट्स से। इज दैट क्लियर? और साथ में यदि हम बात करते हैं तो इसके अलावा और भी कई समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे कि जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहां पर ये पूरी समस्या है कि ये किसी भी प्रकार के उग्रवादी संगठन ना होने का, यानी कि यहां पर मैं उग्रवादी संगठन इसलिए बोल रहा हूं इनको क्योंकि ये काफी कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं संबंधित क्षेत्र की इकोनॉमी को। बाकी इनके भी अपनी मांगे हैं, इनके भी अपने राइट हैं, इनके भी अपने सोचने समझने का तरीका है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है कुछ लोगों के लिए गलत हो। अभी हम इसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, उसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो रहेगा। परंतु याद रखिएगा, ये बेसिकली जब किसी भी एरिया में ये गतिविधियां संपन्न होती हैं तो वह स्टेबिलिटी को जन्म नहीं देती हैं और स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा बाधक होती हैं। और यदि हम समझें तो ये स्टेबिलिटी आपको एक्चुअल में देखने के लिए मिल रही है सबसे ज्यादा कहां पर? वेस्टर्न पार्ट में। दैट इज वाई यह एक और रीजन हो जाता है इन सभी पार्ट्स का, यानी कि इस टॉपिक का, कि भाई एक्चुअल में ये वेस्टर्न स्टेट्स ज्यादा डेवलप्ड और ज्यादा आपको विकसित और साथ में ज्यादा स्टेबल क्यों देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी कि यहां पर ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिकली यदि हम समझने का प्रयास करें तो इसके और भी कई रीजंस निकल के आएंगे, परंतु कुछ रीजंस मेनली ये थे। और आज के इस वीडियो में हमने यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से इंडिया का ईस्टर्न स्टेट पहले बहुत ज्यादा डेवलप्ड था, ठीक उसी प्रकार जैसे आज आपको इंडिया के वेस्टर्न से डेवलप नजर आ रहे हैं, परंतु ये कैसे कैसे डेवलपमेंट ईस्ट से वेस्ट शिफ्ट हुआ, इसके क्या क्या मेन रीजंस थे, और साथ में इसमें क्या क्या समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही हैं कि भाई दोनों में इतनी ज्यादा डिस्पैरिटीज क्यों। और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि यदि यही डिस्पैरिटीज रही तो हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूं, पर हो सकता है कि यही डिस्पैरिटीज किसी एक नई समस्या को जन्म दे कि भाई भारत में हो सकता है दो समूह बन जाएं, एक अमीर और एक गरीब। ऐसा ना होने पाए, इसलिए आवश्यक यह हो जाता है कि इन डिस्पैरिटीज को दूर करते हुए जितना ध्यान हम केंद्रित कर रहे हैं वेस्टर्न स्टेट्स पर, उतना ही ध्यान केंद्रित किया जाए किस पर? ईस्टर्न स्टेट्स पर भी। और इन समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए यह विकास की गाथा को पूर्ण किया जाए। तो याद रखिएगा, यह पूरा टॉपिक आपके ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिकल, आईआर और साथ में हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, हिस्ट्री तो नहीं, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और यदि आपको मजा आया हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करें और साथ में इस पर अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।